नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रतीक कटरे आज आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं लक्ष्य अकादमी के हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली कक्षा में हमने देखा था वर्ष 2023 एवं 24 का कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का नवीनतम पाठ्यक्रम, और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा वर्ष 2023 की बोर्ड आधारित परीक्षा में पूछा गया कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। तो आइए देखते हैं हम कक्षा 12वीं का वर्ष 2023 की परीक्षा में पूछा गया हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र वर्ष 2023। इसके बारे में हम देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा वर्ष 2023 में किस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे गए। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प की जब हम बात करेंगे तो वर्ष 2023 में यहाँ से आपको कुल वस्तुनिष्ठ के आधार पर 6 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का था। इसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न आप देखेंगे निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। प्यारे बच्चों, आपको पहला प्रश्न पूछा गया है तकनीकी शब्द से संबंधित, और वहां पर यह कहा गया है कि यह किससे संबंधित होना चाहिए, विज्ञान से संबंधित। तकनीकी शब्दों की जब हम बात करते हैं तो तकनीकी शब्द क्या होते हैं, ऐसा कोई शब्द जो विशेष रूप से उसी विषय के लिए प्रयोग किया जाएगा सदैव, ऐसे शब्दों को ही तकनीकी शब्द कहा जाता है। और इन तकनीकी शब्द की जब हम बात करते हैं तो इन्हीं तकनीकी शब्द को आप पारिभाषिक शब्द के नाम से भी जानते हैं, अर्थात यही शब्द आपके क्या कहलाएंगे, पारिभाषिक शब्द कहलाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ से ए बी सी और डी, अगर ये चारों के चारों क्या है, कोई तकनीकी शब्द है, और इनका प्रयोग सदैव किसके लिए कर दिया जाए, अगर किसी वनस्पति के लिए कर दिया जाए, मतलब वनस्पति शब्द, या अगर हम बात करते हैं वन शब्द, या हम बात करते हैं इसमें जंगल शब्द की, वनस्पति या वन की जब हम बात करते हैं, तो जब इन चारों के चारों शब्दों का प्रयोग सदैव इस वन से संबंध में होगा तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, तकनीकी शब्द। अगर हम किसी दूसरे की बात करते हैं, या अगर हम यहाँ से देखते हैं एक्स वाई जेड, ये 3 प्रकार की, ये भी क्या है, हमारे तकनीकी शब्द है। अगर इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए कर दिया जाए, अगर इन शब्दों का प्रयोग विज्ञान से संबंध में हो जाए या किसी शिक्षा के संबंध में हो जाए तो ऐसे शब्दों को ही क्या कहा जाता है, तकनीकी शब्द कहा जाता है। अर्थात इन शब्दों का प्रयोग शिक्षा या विज्ञान के लिए नहीं होगा, और इन शब्दों का प्रयोग वनस्पति या वन के लिए नहीं होगा, किसी विशेष विषय के लिए ही सदैव प्रयोग किए जाने वाले शब्द आपके तकनीकी शब्द या पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। और प्रश्न में आपको पूछा गया है विज्ञान से संबंधित तकनीकी शब्द। अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षक की। पर्यवेक्षक जो होता है वो शिक्षा से संबंधित शब्द होता है। अनुबंध जो होता है यह वाणिज्य से संबंधित शब्द होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नाभिक, नाभिक जो होता है यह आपका विज्ञान से संबंधित तकनीकी शब्द है। अर्थात ऐसे शब्द जो सदैव किसी विशेष विषय के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को ही तकनीकी शब्द कहा जाएगा। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं, जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती हो वहां अलंकार होता है। आप देख रहे हैं उभयालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार, शोभा अलंकार, यह भी एक अलग से जोड़ दिया गया है। इसमें देखते हैं हम, यहां से याद रखिएगा अलंकार जो होता है इसके मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, और इन 2 भेद की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला एक अलंकार है जिसे आप क्या कहते हैं, शब्दालंकार, और दूसरे अलंकार की जब हम बात करते हैं मुख्य रूप से तो यह आपका क्या कहलाता है, अर्थालंकार। तो आपने देखा कि यहाँ से एक शब्दालंकार है, दूसरा आपका अर्थालंकार है। शब्दालंकार जो होता है ये सदैव शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि करता है। अर्थालंकार जो होता है वो उन शब्दों के अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि करता है। और इनके बारे में जब हम देखते हैं तो अलंकारों का सर्वप्रथम इन 2 भागों में विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम जो विभाजन है उसको याद रखिएगा आचार्य वामन जी के द्वारा किया गया था। तो आचार्य वामन ही वह व्यक्ति है जिनके द्वारा सर्वप्रथम आपका अलंकार जो है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया। और प्रश्न में आप देख रहे हैं, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है, अर्थात शब्द से जहां काव्य की शोभा बढ़ेगी उसे हम क्या कहेंगे, शब्दालंकार। तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शब्दालंकार। तीसरे प्रश्न की ओर हम देखते हैं, यहाँ पर हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। हिंदी पद्य साहित्य की जब हम बात करते हैं तो हिंदी का जो पद्य साहित्य है उसमें आपका ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसमें 4,
3, 5 और 6 कालों में। तो प्यारे बच्चों, हिंदी का जो पद्य साहित्य होता है उसे 4 कालों में विभाजित किया जाता है। और इसके 4 काल की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो होता है यह होता है इसमें आदिकाल। दूसरे को जब आप देखेंगे तो यह यहाँ पर कहलाएगा भक्ति काल। तीसरा जब आप देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा रीतिकाल। और रीतिकाल के पश्चात चौथा जो है यह यहाँ पर आपका आधुनिक काल कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो हिंदी साहित्य है यह 4 कालों में विभक्त हो जाता है। और आपको यहाँ पूछा थोड़ी गया है कि कौन सा काल है, यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया है कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा जाता है, 4 कालों में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास इसमें 4 काल। इसके आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? नहलाती है, बाल में कंघी करती है, प्यार से देखती है, कपड़े पहनाती है। आपने कविता अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ी होगी फिराक गोरखपुरी जी की। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर फिराक गोरखपुरी की, फिराक गोरखपुरी इनकी कविता है जो आपके पाठ्यक्रम में है, जिसे हम क्या कहते हैं इसमें रुबाइया। इनके बारे में एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, इनकी आप कविता देखेंगे, यह कविता इसका क्या नाम है इसमें रुबाइया। इस रुबाइया कविता में 2 पंक्ति आपने कभी सुनी होगी वहां पर, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। मतलब बच्चा जो होता है वो अपनी माँ के मुंह को बड़े प्यार से देखता है जब वह घुटनों में लेकर क्या पहनाती है, कपड़े पहनाती है। तो यहाँ से प्रश्न आया है कि घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती है, तो कपड़े पहनाती है, यह उसका मूल उत्तर हो जाएगा। इसके आगे दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामापन खरीदने पर विवश करती है? ये सामापन नहीं है, इसको थोड़ा ठीक कर देना यहाँ पर, कि किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। यह आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, यहाँ पर है आपका सामान। देखिए, तो आपने देखा इसके ऑप्शन में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं मौसम, दूसरा है दिमाग, तीसरा है पैसा और चौथा क्या है इसमें शरीर। आपने एक निबंध आपके पाठ्य पुस्तक में देखा होगा जिसका नाम क्या है यहाँ से, बाजार दर्शन। और इस बाजार दर्शन निबंध के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जैनेन्द्र कुमार, इनके द्वारा लिखा गया यह निबंध है जिसे आप क्या कहते हैं उसमें, बाजार दर्शन। तो बाजार दर्शन निबंध को आपको इस पाठ को पढ़ने पर यह पता चलेगा कि किसकी गर्मी, यहाँ से आप देख रहे हैं किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर क्या करती, विवश करती है। तो यहाँ से इसका आंसर या उत्तर क्या हो जाएगा, पैसे की गर्मी। ठीक है, इसके आगे देखेंगे हम दूसरा। तो यहाँ से याद रख लीजिएगा कि यह आपको कब पता चलेगा, जब आप बाजार दर्शन वाले इस पाठ को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पैसा रहेगा। देखिए दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, लेखक आनंद यादव अपनी माँ को कहाँ ले गए? तो आनंद यादव की जब हम बात करते हैं तो याद रखिए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। इनकी एक रचना है जो आपकी कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में शामिल है, जिसे आप क्या कहते हैं इसमें, जूझ। जूझ क्या है? यह एक प्रकार का उपन्यास है जो आपके गद्य खंड के अंतर्गत शामिल है। तो लेखक जो आनंद यादव होते हैं प्यारे बच्चों, यह क्या करते हैं, अपनी माता को दत्ताजी राव के यहाँ लेकर जाते हैं, या रमन नवरे मास्टर के यहाँ लेकर जाते हैं, वामन पंडित के यहाँ लेकर जाते हैं, कक्षा अध्यापक के यहाँ लेकर जाते हैं। इस जूझ उपन्यास को पढ़ने पर आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि यह लेखक जो आनंद यादव जो है अपनी माँ को दत्ताजी राव के यहाँ पर क्या हो गए, लेकर जाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप देखते हैं, इसमें आपने देखा कि 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको वर्ष 2023 की इस परीक्षा में पूछे गए थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कर कीजिए। इससे आपको वर्ष 2023 की परीक्षा में कुछ 7 रिक्त स्थान आपको पूछे गए थे, जिसमें आप पहला रिक्त स्थान देख रहे हैं यहाँ पर, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, यहाँ लिखा हुआ है एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता हो उसे खालिस्तान कहा जाता है। इसके वस्तुनिष्ठ सामान्य रूप से दिए हुए हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब जब हम बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल वाक्य, दूसरा हमारा मिश्र वाक्य और तीसरा आपका संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य की जब हम बात करते हैं तो सरल वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें सदैव एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय शामिल होता है। उद्देश्य एवं विधेय की जब हम चर्चा करते हैं तो उद्देश्य किसे कहा जाता है,
वाक्य में जिसके बारे में हम बातें करते हैं उसे सदैव उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में हम उसके बारे में जो कुछ भी बातें करते हैं उन्हें हमेशा विधेय कहा जाता है। जैसे कि एक सामान्य उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मोहन की गाय 5 लीटर दूध देती है। इस वाक्य की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर दूध देने का काम कौन कर रहा है? मोहन की गाय करेगी। तो गाय शब्द क्या कहलाएगा? हमारा उद्देश्य कहलाएगा, जिसमें हम मोहन की गाय इस पूरी पंक्ति को क्या कह सकते हैं? उद्देश्य। और 5 लीटर दूध देती है, यह उसके बारे में जानकारी बताई गई है, तो यह हमारा क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। अर्थात हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वाक्य में वह हमारा उद्देश्य है, और उसके बारे में जो कुछ भी हम चर्चा करते हैं वह सारी की सारी चीजें क्या कहलाएगी? विधेय कहलाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसमें सरल वाक्य कहेंगे। मिश्र वाक्य की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य की जब हम बात करते हैं, माफी चाहता हूं, या आपका संयुक्त वाक्य की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम यहाँ से, जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उन्हें खालिस्तान छंद कहा जाता है। अगर हम छंद की बात करते हैं तो छंद भी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से। एक आपका मात्रिक छंद, दूसरा आपका वर्णिक छंद। और आपको यहाँ पर पूछा गया है मात्राओं की गिनती होती है, गणना की जाती है। तो जहां मात्राओं की गणना की जाती है उसे क्या कहा जाता है? मात्रिक छंद कहते हैं हम। और जहां वर्णों की गणना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णिक छंद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मात्रिक छंद। संवाद लिखते समय खालिस्तान गायब हो जाता है। संवाद का लेखन कौन करते हैं? लेखक करते हैं। संवाद का लेखन करते समय तो पाठक किसे कहा जाएगा? जो संवाद आदि को पढ़ता हो वह पाठक कहलाएगा, जो सुनने का कार्य करता हो वह श्रोता कहलाएगा। तो संवाद का लेखन करते समय कौन गायब हो जाएंगे? यहाँ से लेखक गायब हो जाते हैं। वह कैसे गायब होते हैं? देखिए, अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी प्रकार की कहानी निर्मित की जाती है या कहानी का निर्माण किया जाता है तो उस कहानी में विभिन्न प्रकार के पात्र होते हैं। जैसे हम सामान्यतः ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कहानियों की बात करते हैं, हम ऐसा बताते थे कि एक दादी माँ होती है, उसके 2 या 3 पौत्र होते हैं, उनके बच्चों के बच्चे होते हैं, उनको पौत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा कि दादी माँ होती है, उनके बच्चों के भी बच्चे होते हैं, वहां पर किसी नदी का एक घाट होता है, उनकी कोई कहानी होती है। तो हम सब, हमारे मस्तिष्क में क्या हुआ? एक दादी का चित्रण हो गया, दादी का छाया चित्र मस्तिष्क में बन गया, उनके छोटे छोटे बच्चों का छाया चित्र बन गया। पर ये किसके द्वारा लिखी गई है कहानी, उसके बारे में हम भूल जाते हैं। अर्थात वह व्यक्ति यहाँ से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो यहाँ ये जो पात्र होते हैं किसी कहानी विशेष के, वो वहां पर सजीव चित्रण की प्रभावशीलता डालते हैं, जिस कारण से हम लेखक को भूल जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि संवाद लिखते समय खालिस्तान गायब हो जाते हैं। तो यहाँ से कौन गायब हो जाएगा? आपका लेखक। इसका सही उत्तर हो जाएगा। लुट्टन के माता पिता उसे खालिस्तान में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। लुट्टन की जब हम बात करते हैं तो आपकी पाठ्य पुस्तक की एक कहानी होती है। हाँ, उस कहानी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से याद रखिएगा कि आपके पास एक कहानी है जिसे हम क्या कहते हैं? पहलवान की ढोलक। तो याद रखिए, इसमें पहलवान की ढोलक करके एक जो कहानी है आपके पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में, जिसके रचयिता या लेखक कौन होते हैं? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई यह कहानी है। उसी कहानी का एक पात्र होता है वहां पर लुट्टन। और लुट्टन के जो माता पिता है, उस कहानी को आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि वह 9 वर्ष की उम्र में ही उसको क्या है? छोड़कर चले गए थे। इस पहलवान की ढोलक कहानी के अंतर्गत आपको लुट्टन के बारे में पता चल जाएगा। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? खालिस्तान रीतिकाल के वीर रस के कवि हुए हैं। रीतिकाल के वीर रस के जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर रीतिकाल के कवियों के बारे में दिया है बिहारी, भूषण और मतीराम। तो रीतिकाल में वीर रस के कवि पूछा गया है। रीतिकाल में वीर रस के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध कवि जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो कौन होते हैं? आपके भूषण होते हैं। इनके बारे में जब हम देखेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भूषण। पर यदि रीतिकाल में श्रृंगार रस के सबसे प्रसिद्ध कवि की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर वीर रस के स्थान पर यदि श्रृंगार रस हो जाता तो उसके प्रसिद्ध कवि कौन हो जाते हैं? आपके बिहारी। बिहारी जो है वो श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि भी कौन है? आपके बिहारी जी है। दूसरा प्रश्न आप देखते हैं, उसमें खेत की तुलना खालिस्तान से की गई है। इसमें जब आप देखेंगे कागज के पन्ने, मैदान, पर्वत, तो इसके बारे में जब आप देखते हैं तो आपने एक सबसे महत्वपूर्ण कविता देखी होगी। उस कविता में आपने यहाँ से देखा है,
यहाँ पर जब आप देखेंगे कि खेत की तुलना खालिस्तान से की गई है, कागज के पन्ने, मैदान से, पर्वत से। इसके बारे में जब हम देखते हैं तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण एक कविता है उमाशंकर जोशी जी की, छोटा मेरा खेत। उस छोटा मेरा खेत कविता की दो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति होती है, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। इन पंक्तियों में ही यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वो जो छोटा खेत था वह कैसे था, चौकोन था, और चौकोन होने के साथ साथ वह किसके जैसा था, कागज के पन्ने की भांति था। तो आप देख पा रहे हैं कि खेत की तुलना किससे की गई है, कागज के पन्ने से। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज खालिस्तान जाने की रीति बनाई। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि दफ्तर से लौटते हुए इन्होंने कहाँ से जाने की रीति बनाई। इस प्रश्न को आपको तब पता चलेगा जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक कहानी होती है जिस कहानी का नाम क्या है, सिल्वर वेडिंग। तो सिल्वर वेडिंग नामक एक कहानी है जिसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे। उस कहानी को पढ़ने पर यह आपका प्रश्न बनेगा कि ये जो यशोधर बाबू थे उस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण पात्र थे और उनके द्वारा दफ्तर से लौटते समय बिरला मंदिर जाने की क्या बनाई गई थी, एक नीति या योजना बनाई गई थी। इसको याद रखिएगा। तो यह हो गए आपके 7 प्रश्न जो कि रिक्त स्थान के आधार पर थे। इसके आगे हम देखते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सही जोड़ी बनाइए, जिसमें से आपको 6 प्रश्न जो है वो वर्ष 2023 में सही जोड़ी मिलान के लिए पूछे गए थे। सबसे पहला आप देख रहे हैं उसमें चौपाई छंद, दूसरा चित्रकार, तीसरा संपादकीय प्रश्न, चौथा हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग, पांचवा छायावाद के प्रवर्तक कवि, और छठवां देख रहे हैं आप मस्ती का संदेश। तो इस प्रकार से आपके पास ये 6 है जिसे आप यहाँ पर अभाग के रूप में रखा गया है। दूसरी ओर भी आपके यहाँ से 6 प्रश्न, 6 यहाँ से ऑप्शन है, ये आपके ब भाग में। तो चौपाई छंद क्या होता है, तो चौपाई छंद ऐसा छंद होता है, यह एक प्रकार का मात्रिक छंद होता है। और इस मात्रिक छंद की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुल कितनी मात्राएं होती है, यहाँ पर 16 मात्राएं। तो इसको जब आप देखेंगे तो जो चौपाई छंद हो जाएगा, इस चौपाई छंद के अंतर्गत क्या आ जाएगा, आपका फ वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, यह आपका क्या आंसर हो जाएगा चौपाई छंद के लिए। दूसरा देख रहे हैं आप चित्रकार। चित्रकार क्या होते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो चित्र बनाने का काम करता हो उसको चितेरा भी कहा जाता है, चितेरे कहा जाता है, चित्रकार कहा जाता है। तो आपने देखा चित्रकार कौन है, जो चित्र बनाने का काम करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसमें चितेरा। तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि जो दूसरा रहेगा इसमें चित्रकार, इसके लिए एक सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका स। जहां पर आप देख रहे हैं इसके लिए क्या रहेगा, चितेरा। इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, चित्रकार के लिए। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं संपादकीय पृष्ठ। संपादकीय पृष्ठ की जब हम बात करते हैं तो किसी अखबार में छपा हुआ एक ऐसा पृष्ठ जहां विशेष प्रकार से किसी घटना का या देश में चलने वाली किसी समस्या का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे पृष्ठ हमेशा संपादकीय पृष्ठ कहलाते हैं। और वहां पर उस अखबार के द्वारा लिखी गई वह उसकी एक स्वयं की एक विशेष अभिव्यक्ति होती है जिसमें सत्यता का समावेश बहुत अधिक होता है। ऐसे पृष्ठ ही हमारे संपादकीय पृष्ठ कहलाते हैं। तो इनके बारे में जब आप देखेंगे तो संपादकीय पृष्ठ जयशंकर प्रसाद, भक्ति काल, ये तो हो नहीं सकता। संपादकीय पृष्ठ सदैव कहाँ होते हैं, अखबार में होते हैं। तो याद रखिएगा संपादकीय पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, अखबार की अपनी आवाज, मतलब उसका एक जो संदेश होता है जो लोगों तक पहुंचाने का, वही आपका क्या कहलाएगा, संपादकीय पृष्ठ कहलाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ब। तीसरा आप देख रहे हैं इसमें, चौथा देख रहे हैं यहाँ से हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग सभी लोग जानते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है, तो भक्ति काल को ही हम क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहते हैं। इसके लिए आपका ई वाला प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखना छायावाद के प्रवर्तक कवि। छायावाद के अंतर्गत पल्लव, यहां से याद रखिएगा उसमें कि जब आप देखेंगे, याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तो याद रखिए उसमें छायावाद में 4 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। उसमें प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये महत्वपूर्ण 4 जो है 4 स्तंभ है छायावाद के। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद। अंतिम में आप देखेंगे तो इसका आंसर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द जो हो जाएगा, इसमें ई और यहाँ पर क्या हो जाएगा द। अंतिम में आप देख रहे हैं मस्ती का संदेश। मस्ती के संदेश की जब हम बात करते हैं तो यह वाला जो आपका प्रश्न है, यह हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता होती है। उस कविता आत्म परिचय नामक इनकी एक कविता है, उस कविता से संबंधित है आपका मस्ती का संदेश। तो इसको याद रखना कि इसका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा अ। तो आप देख पा रहे हैं कि चौपाई छंद जो है वहां पर 16 मात्राएं होती है। चित्रकार को ही क्या कहा जाता है, चितेरा। संपादकीय पृष्ठ क्या होता है, अखबार की अपनी एक आवाज जो होती है वो संपादकीय पृष्ठ है।
हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्या कहलाएगा, तो ये आपका भक्ति काल कहलाएगा। आपने देखा है यहाँ पर ई लिखा हुआ है। उसके बाद छायावाद के प्रवर्तक कवि जो है वो हमारे कौन है, जयशंकर प्रसाद। और मस्ती का संदेश किसके द्वारा दिया गया है, तो हरिवंशराय बच्चन के द्वारा। यह आपका सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसके आगे हम। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यह एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बच्चों आपसे तभी बन पाएगा जब इसमें विशेष रूप से आपको किसी पद्य रचना अर्थात आपका पद्य खंड, जिसे आप काव्य खंड भी कहते हैं, और गद्य खंड, उनके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आपसे यह एक वाक्य का उत्तर बनेगा। और पिछले वर्ष 2023 में इससे आपको कुल 7 प्रश्न आए थे। प्रत्येक प्रश्न यहाँ से भी आपका 1 अंक था। अब यहाँ पर आप देखेंगे पहला वाला प्रश्न क्या है, रेडियो नाटकों में यात्रों की जगह याद रख लीजिएगा, हाँ इसको पात्रों करना है यहाँ पर, इसके स्थान पर यहाँ याद रखिए इसमें पात्र हो जाएगा। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है। अगर कोई विशेष प्रकार का रेडियो में नाटक चल रहा है तो वहां कौन सा पात्र क्या कहना चाह रहा है, इसकी पहचान कैसे होगी, तो याद रखिए ध्वनि जो हमें सुनाई आती है या उसके जो संवाद होते हैं, अर्थात अगर कोई महाराणा प्रताप का कोई नाटक अगर रेडियो में चल रहा है तो हमें महाराणा प्रताप के वक्तव्य से, उनके द्वारा बोली जाने वाले उन संवाद से, उनके द्वारा जो बातें कही जाएगी उससे हमें पता चलेगा कि वहां पर पात्र जो है वह महाराणा प्रताप है या उनके सेनापति है या वहां पर कोई द्वारपाल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है, तो इसके बारे में याद रख लीजिएगा कि पात्रों की जो पहचान होगी वह ध्वनि के माध्यम से होती है। और ध्वनि के साथ साथ याद रख लेना कि संवाद जो होता है, संवाद के माध्यम से भी क्या हो जाता है, यहाँ पर पात्रों की पहचान हो जाती है। तो ध्वनि और संवाद के माध्यम से ही क्या हो जाएगा, पात्रों की पहचान। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो अतीत में दबे पाव, ये आपने एक वहां से पाठ पढ़ा होगा, इसमें फल बताए गए हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहां पर अंगूर, और अंगूर के साथ ही क्या था इसमें, खजूर। इस प्रकार से 2 सबसे प्रमुख फल क्या है उसमें उगाए गए थे। यह आपको वहां से याद रखिएगा, पाठ पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि अंगूर और खजूर ऐसे 2 फल थे। तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। तीसरे प्रश्न को आपने देखा कि किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती, तो संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी पहलवान की ढोलक, क्योंकि उस गांव में महामारी जो है, महामारी फैल चुकी थी, वहां के जो लोग थे काफी सारे परेशान थे, तो वहां पर संजीवनी शक्ति भरने का जो काम है वह काम कौन करता था उसमें, याद रखिएगा पहलवान की ढोलक। यह उस गांव के अंतर्गत संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी। और इस रचना को भी किसने लिखा है, यह किसकी द्वारा लिखी गई कहानी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई कहानी है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या रहेगा आपके पास, चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है। चंद्रगुप्त नाट्य रचना की जब हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त जो होता है वह जयशंकर प्रसाद की एक नाटक रचना है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही इस चंद्रगुप्त नामक नाट्य रचना को लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये क्या रहेगा आपका चंद्रगुप्त, और इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, उनके द्वारा लिखी गई एक नाट्य रचना है जिसे वर्ष 1931 ईस्वी के अंतर्गत लिखा गया था। इसको भी याद रख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही थी। कवि के द्वारा स्लेट पर क्या मलने की बात की गई, यह आपका जो प्रश्न है यह उषा कविता से आपका बन जाएगा। उषा नामक एक कविता जो होती है, शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता है, उस कविता को आप पढ़ेंगे तो यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको कि कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है। कवि ने स्लेट पर लाल चाक मलने की बात की है, और उसी लाल चाक को आप लाल खड़िया भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, कवि के द्वारा लाल चाक या लाल खड़िया मलने की बात उस उषा कविता के अंतर्गत की गई है, जिसको शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है। सोरठा की जब हम बात करते हैं तो यह मात्रिक छंद में शामिल होता है, और सोरठा जो होता है वह प्यारे बच्चों, सोरठा छंद दोहा का विपरीत या विलोम होता है, क्योंकि दोहा के अंतर्गत थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे हम, इसको थोड़ा समझ लेना है।
इधर में देखिए सोरठा की जब हम बात करते हैं तो एक साइड आपने देख लिया इसमें सोरठा और दूसरे साइड यहाँ से क्या देखेंगे आप, दोहा। यह एक दूसरे के क्या होते हैं इसमें विपरीत। इसमें भी कुल कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती। दोहा में भी कुल कितनी मात्राएं होती, 24। पर सोरठा जो होता है इसके अंतर्गत 11 एवं 13 पर यति होती है। यति का मतलब उसमें विराम। और यहाँ से दोहा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 13 और 11 पर यति होती है। तो इसकी यति या जो विराम है वो 13 और 11 पर होगा। सामान्यतः जब हम देखते हैं तो छंद के अंतर्गत 4 चरण होते हैं। यह पहला चरण, दूसरा चरण, यह तृतीय चरण और यह चतुर्थ चरण। तो इसमें सबसे पहले कितनी मात्रा रहेगी, 11। 11 के बाद यहाँ पर कितनी मात्रा रहेगी, 13। फिर इसके पश्चात यहाँ पर सोरठा में 11, 11 के पश्चात यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 13। पर जब हम दोहा की बात करते हैं तो दोहा में याद रखिएगा, दोहा का जो प्रथम चरण होगा इसमें 13 मात्रा होगी, इसके बाद 11 मात्रा होगी, फिर यहाँ से 13 मात्रा होगी, फिर उसके बाद यहाँ से 11 मात्रा होगी। तो आपने देखा कि यह एक दूसरे का क्या है, विपरीत। इसका प्रथम एवं जो आपका तृतीय चरण है इसमें 11-11 मात्राएं होती है, जबकि दोहा के प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती। तो यह भी इसका एक मूल रूप से क्या है, विलोम होने का कारण है। और इसमें एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी होती है, इसके बारे में जब हम देखते हैं तो यहां से याद रखिएगा कि इसका जो दोहा होता है, इसका जो अंतिम में जो तुक होता है, दोहा का तुक आपके प्रथम, माफी चाहता हूं मैं आपसे, दोहा का जो तुक होता है वह आपके द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में होता है। जबकि सोरठा के तुक की जब हम बात करते हैं, तुक यह शब्द तो आपने सुना ही होगा कि किसी भी छंद के अंतिम चरणों में जो स्वर वर्णों की समानता होती है उसे ही क्या कहा जाता है, तुक। और इसका तुक कहां पर समान होता है, प्रथम एवं तृतीय चरण में। तो याद रखिएगा कि सोरठा जो है इसका तुक प्रथम एवं तृतीय चरण में है, और दोहा का जो तुक है वो कहाँ है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में है। तो यह इनके बीच में क्या हो जाता है, यह एक विशेष प्रकार का आपका अंतर हो जाएगा। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप। दूसरा प्रश्न देखते हैं यहां से। दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसके बाद यहाँ क्या लिखा है, ऐसा लघु वाक्यांश। तो याद रख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है। तो इसके बारे में याद रख लेना कि सोरठा छंद जो होता है वह मात्राओं की दृष्टि से दोहा का उल्टा होता है। किस छंद का उल्टा हो जाएगा, दोहा का उल्टा हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना कि भाषा का सौंदर्य जो होता है वह मुख्य रूप से किसके माध्यम से प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे मुहावरा। मुहावरा जो होता है इसके माध्यम से ही भाषा का सौंदर्य प्राप्त होता है। तो इसके बारे में भी याद रख लीजिएगा। आपने कभी पढ़ा होगा मुहावरा एवं लोकोक्ति। मुहावरे जो होते हैं वह एक प्रकार के वाक्यांश होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से अकेले प्रयोग करने पर कोई अर्थ नहीं होता, जबकि लोकोक्तियां जो होती है वह अपने आप में स्वयं में एक पूर्ण वाक्य होती है और उनका स्वतंत्र रूप में या अकेले प्रयोग करने पर एक विशेष अर्थ अवश्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो वाक्य के अंतर्गत आप देख रहे हैं भाषा में सौंदर्य उत्पन्न करने का काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे, मुहावरा। यह आपका चौथा प्रश्न था जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर के लिए था। इसके बाद हम देखते हैं आपका पांचवा प्रश्न। सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको आप देखेंगे यहाँ से कुल 6 प्रश्न वर्ष 2023 की इस परीक्षा में पूछे गए थे। और आप सभी जानते हैं कि हम वर्ष 2023 का पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे सत्य असत्य के प्रश्न। पहला लिखा है, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर राष्ट्रभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा एक ऐसी भाषा होती है जो किसी राष्ट्र विशेष में रहने वाले लोगों के लिए एक संपर्क का माध्यम होती है, बातचीत का माध्यम होती है और एक सरल अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। ऐसी भाषा ही हमेशा क्या होती है, राष्ट्रभाषा। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रभाषा संपर्क भाषा का, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। यह एक बिल्कुल सत्य कथन हो जाएगा। तो याद रखना है कि यह कैसा कथन है, सत्य कथन। दूसरा लिखेंगे, दूसरा देखेंगे यहाँ पर ये क्या लिखा है, शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। तो इसके बारे में याद रखना, शब्द शक्ति जो होती है प्यारे बच्चों वह 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक अभिधा शब्द शक्ति होती है, दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा कि यह एक असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो इसको याद रखिए यह 3 प्रकार की ही होती है। तीसरे प्रश्न की जब हम बात करते हैं, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा करुणा प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद यह एक बिल्कुल सत्य कथन रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा
प्रगतिवाद क्या था? प्रगतिवाद एक ऐसा आपने काल देखा होगा वहां पर कि जिसके अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है, स्त्री का जो शोषण था उसके विरुद्ध आवाज देखने को मिलती है आपको, जागृति एवं प्रगति का क्षेत्र देखने को मिलता है आपको, वहां पर विशेष प्रकार की क्रांति की आवाज देखने को मिलती है आपको। इस प्रकार से आपका क्या था? प्रगतिवाद, जहां पर शोषित जो वर्ग था उसके प्रति क्या था? वहां से करुणा थी, दुख था लोगों में शोषित वर्ग के प्रति, और जो शोषक थे अर्थात जिनके द्वारा शोषण किया जाता था उनके प्रति क्या थी? उसमें घृणा थी। तो इसको याद रखेंगे, यह बिल्कुल सत्य कथन रहेगा जो आपने देखा यहाँ से, यह सत्य रहेगा। चौथा देखते हैं, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। इस पंक्ति की जब हम बात करेंगे तो यह प्रश्न आपसे तभी बनेगा जब आपको एक पंक्ति याद होगी। एक कविता थी यहाँ पे, बात सीधी थी पर। यह जो आपकी कविता है आपके पाठ्य पुस्तक में कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई एक कविता है, बात सीधी थी पर, और इसकी कुछ पंक्तियां हैं, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। इसी प्रकार से आपकी पंक्तियां वहां पर है। तो यहां से याद रखिएगा कि कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, यह बिल्कुल सत्य कथन है कि यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया था? उसको कील की तरह ठोक दिया था। तो इसको याद रखिएगा कि यह आपका कथन कैसे हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा लिखा है, शेर के बच्चे का असल नाम मतलब असली नाम लुट्टन सिंह पहलवान था। शेर का जो बच्चा था वह लुट्टन सिंह नहीं था। फणीश्वर नाथ रेणु की जो आपकी कहानी है पहलवान की ढोलक, वहां पर यह पूछा गया है। तो याद रखना उस कहानी से लिया गया है यह। और वहां पर जब आप देखेंगे तो शेर के बच्चे का जो नाम था वह शेर के बच्चे का नाम क्या था? चांद सिंह। तो इसका एक जो करेक्ट या सही आंसर क्या हो जाएगा? चांद सिंह हो जाएगा। तो यह सत्य असत्य में आपको पूछा गया है, अर्थात यह कैसा हो जाएगा? एक गलत या असत्य कथन हो जाएगा। उसके बाद लिखा है, सौंदलकर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सौंदलकर मास्टर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक शिक्षक है जिनके बारे में बताया गया है कि वो कौन है? आपके सौंदलकर। यह आपको कहाँ पता चलेगा? जब आप एक झूठ नामक उपन्यास डॉक्टर आपका के द्वारा जो लिखा गया है उस आपके पाठ को पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि बिल्कुल यह सत्य कथन है कि वहां पर एक नाम के गुरुजी थे, मास्टर थे, और वो क्या करते थे? कविता को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। तो आपको याद रखना है कि यह आपका एकदम से क्या है? सत्य कथन। तो राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, यह असत्य कथन है क्योंकि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। शोषकों के प्रति घृणा अर्थात जिसके द्वारा शोषण किया जाता है उसके प्रति घृणा, और शोषितों के प्रति करुणा, यह प्रगतिवाद है, यह बिल्कुल सत्य कथन है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, यह भी बिल्कुल सत्य कथन है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि बात सीधी थी पर इस कविता से लिया गया है। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह बिल्कुल नहीं, लुट्टन सिंह नहीं था, उसका नाम क्या था? उसमें चांद सिंह। और सौंदलकर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, यह भी बिल्कुल सत्य कथन है। इसके पश्चात हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6